चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाबार्ड, ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड हो गया था। आरआरबी हो गया था, केसीसी हो गया था, पीएसएल। पीएसएल मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो। एचआर सीमा ओ, याद है ना? तो ये सेक्टर्स होते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया था, कितने सेक्टर्स होते हैं, इतने सेक्टर्स को आरबीआई बोलता है। अगर कोई बैंक के पास से सेक्टर्स जाएंगे, अगर किसी बैंक के पास से सेक्टर जाएंगे, तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। अगर किसी बैंक के पास दोस्तों ये सेक्टर जाएंगे, तो बैंक उन्हें मना नहीं कर सकता। बैंक हैव टू लेंड, बैंक्स हैव टू लेंड। बैंकों को लोन देना ही देना पड़ेगा। बैंक ये पूछ नहीं रहा है, बैंक ये स्ट्रिक्ट बोल रहा है, स्ट्रिक्ट बोल रहा है। बैंक ये स्ट्रिक्ट बोल रहा है, कह रहा है कि आपको लोन देना, इन सेक्टर्स को खास करके प्राथमिकता देनी है, प्रियोरिटी देनी है। अगर ये सेक्टर्स आपके पास लोन लेने के लिए आते हैं तो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पीएसएल में यही होता है। अच्छा, अब कितने मतलब किस सेक्टर को कितना लोन देना, जैसे अब बैंक ये कहता है, बैंक को टारगेट दिया जाता है कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इतना लोन देना है। तो मतलब उसको बोलते हैं एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पीएसएल के अंतर्गत, पीएसएल टारगेट फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक को बोला गया कि काम करो, आप थोड़ा शहर में रहते हो, आप गांव में नहीं रहते हो, आपकी ब्रांचेस गांव में नहीं है, तो आपको कम टारगेट दिया जा रहा है। 40% ऑफ एएनबीसी। एएनबीसी का मतलब होता है एडजस्टेड, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएसबीसी होता है, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लीजिए फटाफट आप लोग जरा, आप लोग फटाफट फुल फॉर्म लिखिए इसका। एएनबीसी का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये बनता है, ये एएनबीसी सर होता क्या है? अगर कोई पूछे एएनबीसी होता क्या है, तो देखो, जो बैंक होता है ना, बैंक जो होता है उसको एक चीज करना पड़ता है। उसको अपने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसे आप एफवाई कहते हो, फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे अपना लोन डिसाइड करना पड़ता है कि इस साल हम इतना लोन देंगे, इतना 1000 करोड़ लोन देंगे। मान लीजिए किसी बैंक ने कहा कि 2000 करोड़ लोन देंगे, इतना लोन देंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। मान लीजिए अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है, वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना? आप लोगों के कमेंट्स मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? आप लोग कमेंट्स कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या बात है, आप लोगों के चैट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं? हम्म, चैट क्यों हाइड हो गया यार आप लोगों का? क्योंकि आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं कैसे आपको बताऊंगा, फिर मुझे तो आपका चैट दिख ही नहीं रहा है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना आप लोगों को? हम्म, क्या हो गया भाई? अरे क्लियर तो है, चैट तो आना चाहिए ना आप लोगों का मेरे पास। चैट नहीं आएगा तो फिर कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को यार? एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट रुक जाइए जरा आप लोग। सर मैसेज नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, मैसेज नहीं जा रहा था। प्रॉब्लम यही तो है, क्योंकि अगर चैट नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे आप लोगों की क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊंगा? सबसे बड़ी समस्या यही है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है दोस्तों।
क्या प्रॉब्लम है जरा देख लें। चलो खैर कोई नहीं, जो प्रॉब्लम है वो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम तो आती रहती है, लाइफ है तो समस्याएं तो आती रहती है। चलिए, कहाँ गया भाई। लाइफ में समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन इतनी समस्या क्या आ जाएगी किसी का मुझे चैट ही ना दिखे। अगर चैट नहीं दिखेगा तो यार मेरा टेक्निकल होना खराब हो जाएगा, है ना। डोंट से, स्टॉप से। एक मिनट रुको मेरे भाई, मैं सही कर लूं जरा इस प्रॉब्लम को। क्या बात है, नाराज हो गया है क्या मुझसे आज ये सिस्टम। अगर अब नहीं दिखा तो मैं ऐसे ही क्लास पढ़ाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। नहीं, टेक्निकल टीम से बात नहीं करना है यार, टेक्निकल तो उतना मैं हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं क्यों नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ प्रॉब्लम को। बात बस इतनी सी है, टेक्निकल तो उतना मैं हूँ ही यार। मेरी बात आप तक जा रही है ना। चलो यार, अब शो हो रहा है। सॉरी भाई, आई एम सो, अब शो हो रहा है सर मैसेज। हाँ हाँ हाँ, ललित जी ठीक है, चलिए सॉरी यार। चलिए पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो गया, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली स्लाइड के चक्कर में ना बस ये दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा एकदम। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एन पहले जान लो एनबीसी का मतलब क्या होता है। ये देखो किसी ने कलाकारी स्टार्ट कर दिया, चलो मैं हटा दे रहा हूँ। एनबीसी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे एनबीसी, हाँ बिल्कुल शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनबीसी का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने कहा 2,000 करोड़ लोन देना है, तो 2,000 करोड़ एक टारगेटेड हो गया, ध्यान देना। हाँ अब बिल्कुल मैसेज, मोनिका जी मैसेज आ रहा है, परेशान मत हो। हाँ हाँ बिल्कुल, नाउ इज इट ओके, हाँ बिल्कुल ओके है, बस क्लास करिए आप लोग। आवाज जा रही है ना, आवाज जा रही है ना, बस क्लास करिए। 2,000 करोड़ रुपया एक साल के लिए लोन देने की बात करी किसी बैंक ने, तो 2,000 करोड़ रुपया हो गया टोटल लोन अमाउंट, समझना। टोटल लोन अमाउंट, वो ध्यान समझना। तो इसी टोटल लोन अमाउंट को बोलते हैं एएनबीसी। एएनबीसी का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब बैंकों को अपने टोटल अमाउंट का, जैसे आपने कहा मेरे पास 100 रुपया है, तो मैंने कहा एक काम करना, इस 100 रुपया में से 40 रुपया आपको जो है कहीं और देना है, बाकी 60 रुपया आप रखो, चाहे जो मन करे वर्क वो करो। लेकिन मैंने डिसाइड कर दिया कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है 100 रुपया, उसमें से 40 रुपया आपको देना ही देना है ना। तो यही 100 रुपया आपका कहलाएगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। क्योंकि बैंक भाई, बैंक के सामने प्रश्न आएगा ना, सर हम बैंक कितना लोन दें सेक्टर को, भाई आवाज आ रही बिल्कुल, इन सेक्टर को हम कितना लोन दें। तो वही कहा गया है, पीएसएल टारगेट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि टारगेट प्राइवेट कंपनियों में जो मार्केटिंग के काम करते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि इतना माल बेचोगे, अगर आप इतना माल बेचोगे, इतना गुड्स बेचोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। आपको टारगेट दिया जा रहा है कि आप एक महीने में 1 लाख का बिजनेस करो, 2 लाख का बिजनेस करो, बहुत सारी कंपनियां टारगेट देती हैं। तो वैसे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को टारगेट दिया कि अपने टोटल लोन अमाउंट का, एएनबीसी का मतलब समझ में आ गया, टोटल लोन अमाउंट। जैसे आपने एनडीटीएल पढ़ा था, नेट डिमांड एंड टाइप लाइबिलिटी, वैसे एएनबीसी होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बैंक का टोटल लोन अमाउंट। तो बैंक अपने टोटल लोन अमाउंट का 40%, अगर बैंक ने डिसाइड किया कि हमको 100 करोड़ लोन देना है, तो उसमें से 40 करोड़ लोन उसको पीएसएल सेक्टर को देना है। किस सेक्टर को,
पीएसएल सेक्टर को, मतलब इन 8 सेक्टर्स में से जो आपके सामने ये 8 सेक्टर हैं, ये 8 सेक्टर जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 8 सेक्टर में से दोस्तों किसी भी सेक्टर, कोई सेक्टर आता है तो आप लोन देंगे, आप मना नहीं करेंगे। आपको हर हाल में अपना 40% है ये कंप्लीट करना है। मेरी बात समझ में आया? पीएसएल ने फिर, आरबीआई ने ग्रामीण बैंकों को कहा कि अब तो आप तो गांव में रहते हो, आपकी ब्रांच तो गांव में है, तो आपके लिए तो आसान है, तो आप 75% इनका टारगेट बढ़ा दिया, 75% कर दिया टोटल आउटस्टैंडिंग, मतलब टोटल एएनबीसी का 75% लोन कौन देगा? रीजनल रूरल बैंक देगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें से भी क्या किया गया, इसमें से भी एक कैटेगरी दिया गया। क्या कैटेगरी दिया गया? यही आपको समझना है, यही आपको ध्यान देना है। इसमें से भी कैटेगरी दिया गया, कहा गया कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको 8% देंगे आप, और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होंगे उनको 7.5% देंगे आप, और एग्रीकल्चर को आप 18% देंगे आप। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। 18% किसके लिए बोला गया? एग्रीकल्चर के लिए। वीकर सेक्टर्स वीकर सेक्शंस टारगेट फॉर कमर्शियल बैंक, कमजोर वर्ग के लोगों को 10% देंगे आप, और वीकर सेक्शन टारगेट फॉर आरआरबी 15% देंगे आप। ये आरआरबी के लिए 15% है वीकर सेक्टर में, और कमर्शियल बैंकों के लिए 10% है। कमर्शियल बैंक मतलब जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, है ना। और ग्रामीण बैंक का मतलब जैसे आपका बड़ौदा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा आपने, आपने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा, आपने पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, आपने प्रथमा ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा। ये सब ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है। तो ग्रामीण बैंकों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि आप विलेज में रहते हो, आप गांव में आपकी ब्रांचेज है, गांव के आसपास आपकी ब्रांचेज है, तो आपके लिए टारगेट पूरा करना आसान होगा। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है इनकी ज्यादातर ब्रांचेस शहर में होती है, सिटी में होती है, इसलिए इनको टारगेट कम दिया जाता है। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आया आपको? पहले फटाफट बताइए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस यही होता है पीएसएल टारगेट। पीएसएल का मतलब समझो, भारत में जितने सेक्टर, भारत में बोला गया कि इन 8 सेक्टर को गवर्नमेंट ने बोला, आरबीआई ने बोला भैया ऐसा है, इन 8 सेक्टर को आप प्राथमिकता दो, क्योंकि अगर ये 8 सेक्टर आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं 8 सेक्टर पे हमारा विकास क्या है, डिपेंडेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके देश में खेती अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो बेहतर रहेगा आपका देश। अगर आपके यहाँ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनियां काम कर रही हैं तो अच्छा है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, आप मुझे बताओ किसी भी कंट्री के लिए, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, 38 लोग इसमें हैं, किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट अच्छा होता है कि एक्सपोर्ट अच्छा होता है? किसी भी कंट्री के लिए क्या अच्छा होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, और इंपोर्ट मतलब होता है आयात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुदीप चक्रवर्ती जी, पवन जी, अंजलि गर्ग जी, क्या बात है। तो आपको इतना पता है ना, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे कि इंपोर्ट को बढ़ावा देंगे? आप बताइए। अगर इंपोर्ट वाला बंदा आया, कहा लोन हमको दो, एक्सपोर्ट वाला बंदा आया, कहा लोन हमको दो, तो आप किसको लोन दोगे, देंगे एज अ बैंकर? तो बिल्कुल एक्सपोर्ट को देंगे ना, क्योंकि एक्सपोर्ट से फायदा क्या होता है? एक्सपोर्ट से फायदा ये होता है कि आपका जो, आपके यहाँ का जो गुड्स है, आपके यहाँ का जो माल है, वो जाएगा विदेश, और जब विदेश जाएगा तो आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी, आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर आपके पास डॉलर बहुत आ जाए तो आप कितना स्ट्रांग हो जाएंगे, सोचो। क्योंकि जितने ट्रेडिंग होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, डॉलर के रूप में होते हैं। उनकी ट्रेडिंग किसके रूप में होती है? डॉलर। और डॉलर की अपेक्षा रुपया कमजोर है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। डॉलर की अपेक्षा रुपया कमजोर है तो हमको ज्यादा पे करना पड़ता है ना। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम आयात करते हैं, लेकिन वही जब एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई हमको ज्यादा रुपया मिलता है, मतलब डॉलर ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डॉलर, इसलिए कहने का मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, एजुकेशन को बढ़ावा दो। अगर लोग शिक्षित होंगे तो देश अपने आप विकास की ओर बढ़ेगा। लोगों का घर होगा, अगर लोगों का घर होगा, अगर खुद का घर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुदीप चक्रवर्ती जी। लोगों का अगर घर होगा तो लोग, मतलब जैसे फुटपाथ पे लोग पड़े रहते हैं, फुटपाथ पे पता चला लोग पड़े हैं, सलमान खान जैसा कोई आ गया, दारू पी के, बियर पी के चढ़ा दिया गाड़ी उनके ऊपर,
अब केस पे केस चल रहा है, 10-15 साल लग गए कि गाड़ी सलमान खान चला रहे थे कि उनका ड्राइवर चला रहा था कि कोई नहीं चला रहा था। कोर्ट का अगर कोर्ट में चला गया मामला, तो भाई जो फुटपाथ पे सोते हैं बेचारे, जिनका घर नहीं है, कम से कम उनका घर अपना तो हो, सिर ढकने के लिए छत तो हो। हाँ, सर ढकने के लिए छत तो हो। तो अगर बताइए, अगर आपके देश में लगभग सबका घर बना होगा, सबके पास अपना घर होगा, तो कहीं ना कहीं आप विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। विकास किसे कहते हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, विकास का नाम क्या है? ये विकास किसी लड़के का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। विकास से आपका तात्पर्य क्या है? आपके पास जितनी भी बेसिक, हाँ, डेवलपमेंट। तो आपने अंजलि गर्ग जी अंग्रेजी में बोल दिया, वही बात तो बात मैं हिंदी बोल रहा हूँ। हर्षिता वर्मा जी, बिल्कुल समझो पहले मेरी बात। आपकी सारी बेसिक नीड पूरी हो रही है, आपके पास रोजगार हो, आपके पास बढ़िया जहां रहते हो वहां रोड हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो अच्छी, तो इसी को तो कहते हैं डेवलपमेंट। बेसिक नीड जब पूरी हो। नंदिनी सिंह जी कह रही हैं बेसिक नीड जब पूरी हो, बिल्कुल सही कह रही हैं। नंदिनी सिंह जी, आप किधर मैसेज कर रही हैं? आप मुझे मैसेज कर रही हैं इधर क्या? पर्सनल पे कर रहे हैं क्या? मेरे बच्चों की दो मेरे पास मैसेज आ रहा है नंदिनी सिंह जी का। बिल्कुल, जब बेसिक नीड पूरी हो। आप धीरेन्द्र प्रताप सिंह करके मैसेज करो ना, धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सर्च कर लो। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो ना मेरे पास, क्योंकि कई मैसेज मेरे पास। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज एंड फुलफिलिंग बेसिक नीड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुदीप चक्रवर्ती जी, कि अधिक से अधिक संसाधनों, कम से कम संसाधनों कहाँ? आपके दो नाम आ रहे हैं, हाँ, तो इस पर दो, जिस पर अभी दे रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, मैं अपने आप को देख रहा हूँ एक पर, एक पर मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। एक पे मैं खुद देख रहा हूँ लॉग इन करके, ठीक है। तो सर 200, हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम संसाधनों का यूज करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, यही डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सामाजिक आधारभूत ढांचे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत ढांचे, मतलब रोड अच्छा हो जहां पे आप रहते हो। अच्छा आप बताओ, आप अगर बैंकर बनोगे, आप अगर बैंक में नौकरी पाओगे, तो आप कैसे लोकेशन पे जाना पसंद करोगे? अगर आपका पोस्टिंग गाजीपुर में हो गया, आपका पोस्टिंग मऊ में हो गया, आपका पोस्टिंग बलिया में हो गया, आपका पोस्टिंग आजमगढ़ में हो गया, तो आप उस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो डेवलप नहीं है। लेकिन वहीं आपका पोस्टिंग लखनऊ हो गया, आपका पोस्टिंग गोरखपुर हो गया, आपका पोस्टिंग इलाहाबाद हो गया, आपका पोस्टिंग अयोध्या हो गया। सारे सेक्टर्स को याद करने के लिए शॉर्टकट्स क्या बताया था आपने? जनेश जोशी जी, मैंने बताया था एचआर सीमा ओ। मैंने बताया था उस दिन एचआर सीमा ओ। एचआर एचआर एक डिपार्टमेंट है, मैंने कहा एचआर डिपार्टमेंट है, सीमा उसमें नौकरी कर रही है, सीमा उसकी हेड है, एचआर सीमा, उसके साथ साथ में अदर लोग भी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एच मतलब हाउसिंग, आर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, एस मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मतलब एजुकेशन, ई मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट। हाँ, एम मतलब जो आपका है, ये क्या नाम है, देखो एम मतलब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, एम मतलब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ए मतलब एग्रीकल्चर, ओ मतलब अदर्स। अदर्स में गरीब वगैरह लोग आते हैं। अदर्स में जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं, बिलो क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। हाँ, मैं सीमा हेड है, एचआर में सीमा हेड है, बिल्कुल। एचआर में सीमा हेड है, एचआर में सीमा हेड है, सीमा की लड़की है, हेड है, उसके साथ साथ सीमा के असिस्टेंट हैं, अदर्स लोग। तो एचआर सीमा ओ, बिल्कुल, कई लोग भेज भी रहे हैं। अंजलि गर्ग जी ने कहा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, बिल्कुल। तो अंजलि अंजलि गर्ग जी, अगर मैंने बोला आपका पोस्टिंग बलिया हो जाए, या आपको दो ऑप्शन मिले, चलो अंजलि गर्ग जी आपको बलिया और आपको अयोध्या में बैंक की पोस्टिंग, आपको एज अ बैंकर पोस्टिंग हो रही, तो आप बलिया जाना पसंद करेंगे कि अयोध्या आना पसंद करेंगे? आप फटाफट बताइए। अयोध्या, देखो अंजलि गर्ग जी का आंसर आ गया अयोध्या, क्योंकि पूर्वांचल कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। बलिया हो गया, मतलब हर जिले में पढ़ाया हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश के लगभग जिले में पढ़ाया हूँ मैं, अगर बात करूँ तो बलिया हो गया। बिल्कुल, सुदीप जी भी कह रहे हैं अयोध्या, बहुत बढ़िया। इसी बहाने मुझसे मुलाकात हुई, और इसी बहाने मैं आपके पास लोन लेने के लिए आऊंगा, अप्लाई करूंगा, और आप मुझे अपने पर्सनल ट्रीट की तरह लोन दोगे, पर्सनल ट्रीट करोगे और लोन दोगे, है ना? ऐसा भी होता है, मैं आपको कहानी इसके आगे बताऊंगा बाद में। खैर, ऐसा करना नहीं चाहिए आपको एज बीइंग अ बैंकर। एक बार मैंने आज शायद मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया, आज मेरा क्लास करना देखा हो तो आप एमसीएलआर का देख लेना, बहुत बढ़िया क्लास आज का है। एमसीएलआर मैंने पढ़ाया है। वीआईपी ट्रीटमेंट सर, अंजलि गर्ग जी कह रही है वीआईपी ट्रीटमेंट। अगर पहुंच गया पतला बढ़िया, कॉफी मंगाओ, सर आ गए कॉफी मंगाओ, है, या तो फिर पहचानने से इनकार कर दो यार, पता नहीं कौन है यार, छोड़ो हटो।
है। चलो खैर, तो मजाक कर रहा हूं मैं। तो आज का फिलहाल जो 9 बजे में, हाँ एक चीज और यार, 10 बजे में नहीं आ पाया था, मौसम बहुत खराब था, इसकी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से बहुत खराब मौसम चल रहा है अभी। लेकिन हाँ, 9 बजे वाला शो जितने लोगों ने ना देखा हो, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। जितना बेहतरीन मैंने आपको समझाया है, उतना बेहतरीन अगर मिल जाएगा बताना आप मुझे। बेहतरीन तरीका समझाया मैंने आपको, ठीक है सुदीप चक्रवर्ती जी। तो इस ट्रिक समझ में आ गया ना? किसी ने कहा ट्रिक बता दो, ट्रिक समझ में आ गया ना? तो ट्रिक, तो इसीलिए मैंने कहा कि इन सेक्टर का अगर विकास होगा, अगर ये सेक्टर आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो ये चीजें हैं, इसीलिए इन सेक्टर को टारगेट दिया गया है। एनबीसी का मतलब कोई पूछे तो आप कहेंगे सर टोटल लोन अमाउंट। टोटल लोन अमाउंट को क्या बोलते हैं? टोटल लोन अमाउंट को बोलते हैं क्या? टोटल लोन अमाउंट को बोलते हैं एएनबीसी, फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और इसके 100% अगर ये है किसी बैंक का, तो इसका जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट लोन देना होगा, उस सेक्टर को देना ही देना होगा। आप चाहो तो फील्ड में जाओ। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब उसका टोटल अमाउंट दोस्त, हर्षिता वर्मा जी। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने कहा कि आपके पास 100% अमाउंट है, मतलब आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100% है, और इसी 100% में से आपको देना है 75%, है ना? 75%। आपके पास बचा कितना? 25%। ठीक है, तो इस 25% में आप अपना काम करो। इस 25% में आप अपना काम करो, उसमें कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 75% आपको देना ही देना होगा, आरआरबी को बोला गया। सर यहाँ के करवा दो, सर यहाँ भी करवा दो। टोटल आउटस्टैंडिंग क्या मतलब? भारती खत्री जी क्या करवाना है? भारती खत्री जी क्या करवाना है बताइए? ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका फाइनली होता है कंप्लीट, फाइनली होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नया टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया आपको। ठीक है, इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो मैं लेके आ रहा हूँ आपके समझ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनी मार्केट, ठीक है। जो यूट्यूब का अभी शो हुआ स्क्रीन। चलिए, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? अब मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारा हो गया पीएसएल। अब पीएसएल एक बार देख लेना, कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे आपको, ठीक है? अब हम बात करेंगे दोस्त मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट को हिंदी में मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। तो पहले जान लीजिए, ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आता है। आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अभी डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरा आपका कैपिटल मार्केट है दोस्त। दूसरा क्या है माय फ्रेंड? कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट है। दो मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट होता है माय डियर फ्रेंड। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है।
वॉइस ब्रेक हो रही, 1 मिनट 1 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी में से बोलते हैं आप वित्तीय बाजार। क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वित्तीय बाजार बोलते हैं। वित्तीय बाजार का मतलब जहां पर जहां पर सर आज आप दिख नहीं रहे हैं, अंजलि गर्ग जी मत देखिए आज। जहां पर वित्तीय लेन देन, जहां पर वित्तीय लेन देन, लेन देन किया जाता है उस बाजार को, उस बाजार को क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार बोलते हैं। अंग्रेजी में बोल दूं? अंग्रेजी में लिख लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैरीड आउट, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैरीड आउट, जहां पे वित्तीय लेन देन। जैसे आप एक बात बताओ मुझे, आप जाते हो, आप कहते जैसे मैं मान लीजिए लखनऊ गए, आप बताइए लखनऊ गए तो आपने कहा सर मुझे कपड़ा खरीदना है, मुझे शॉपिंग करना है, कपड़ा खरीदना है, तो कोई लखनऊ में लोकेशन ऐसा होगा जो फेमस होगा कपड़े के लिए, जो फेमस, जैसे मान लीजिए हजरतगंज, हजरतगंज, आपने कहा चले जाओ सर हजरतगंज, है ना, अटल चौक, तो मतलब आपने बोला वहां पे इसका बाजार है, कपड़े का बाजार। आपको सब्जी लेना है तो आपने कहा सब्जी मंडी चले जाओ, सब्जी का बाजार। आपको मछली मछली लेना है, वो लोग खाते हैं मछली, कहते सर मछली बाजार चले जाओ, मछली बाजार जहाँ पे मछली ही लगता है। मतलब जो चीज जहाँ पे मिलता है वहां पे उसका नाम हो जाता है, उस पर्टिकुलर बाजार को उसके नाम से जानते हैं कि ये बाजार है, मछली बाजार, ये इसका बाजार, कपड़े का बाजार, ये इसका बाजार, खाने का बाजार, है ना। यहाँ पे हाउस होल्ड थिंग्स, घरेलू वस्तुएं मिलती हैं, घरेलू वस्तुओं का बाजार, है ना। एक बार रिपीट द डेफिनेशन इन इंग्लिश। सुदीप चक्रवर्ती जी, आई एम सेइंग दैट financial market is a market where financial transactions carried out, where financial transactions carried out, okay, where financial transactions, transactions का मतलब लेन देन, carried out, where financial transactions carried out, है ना, जहां पर वित्तीय लेन देन किया जाता है उसी बाजार को वित्तीय बाजार के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखो इसके दो, अब देखो अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है, सर ये बताइए वित्तीय लेन देन क्यों किया जाता है? तो इसके दो रीजन है, बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? चलो आगे बढ़ता हूं, पहले आगे बढ़ता हूं, यहां समझ लो पहले आगे, फिर आगे बताऊंगा। ये मनी मार्केट निकल के आता है, अच्छा पहले मैं यहां समझा ही दूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन बनता है सर वित्तीय लेन देन क्यों किया जाता है? वित्तीय लेन देन क्यों किया जाता है? वित्तीय लेन देन क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई वित्तीय नीड को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, वित्तीय अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, जरूरत को पूरा करने के लिए वित्तीय लेन देन करते हैं। और पहला लेन देन तो ये हो गया। दूसरा, मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों दो प्रकार से इसको हम समझते हैं। पहला, फाइनेंशियल मार्केट का यूज होता है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट बताना। लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता, लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता, है ना। हाँ बिल्कुल। आशीष अग्रवाल जी, सुदीप जी, अनुकृति श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर मेरी बात समझ में आ रही है। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ एकदम डिटेल में और जीरो से बताऊं आपको, एकदम डिटेल में जीरो से बताऊं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अपनी लाइफ में आप कभी ना भूलें, मुझे भी और मेरे टॉपिक को भी। ठीक है, याद रखें। हाँ धीरेन्द्र सर कोई थे जो पढ़ाए थे हमको, है ना। टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अंजलि गर्ग जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया अंजलि गर्ग जी, पक्का सिलेक्ट, 100% नोट कर लो, सिलेक्शन होना तय है। अंजलि गर्ग जी और जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन होना तय है 100%, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है अंजलि गर्ग जी।
मैं देख रहा हूँ जब से लगातार मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं आप। नो सर, आपको भूल जाए हो ही नहीं सकता। अरे पगले, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा। सॉरी यार, डायलॉग किसी मूवी का था। थैंक यू सो मच सर अंजलि जी। पता नहीं कैसे था ना, ऐसे था ना ये। सुनील शेट्टी बोलता है किसी मूवी, शिल्पा शेट्टी को बोलता है ना। ठीक है, मजाक कर रहा। धड़कन, देखो धड़कन नाम भी आ गया, धड़कन। ठीक है चलो अच्छा। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि आप आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको अगर पूंजी कम समय के लिए चाहिए, अगर आपको पूंजी कम समय के लिए चाहिए, कम समय का मतलब लेस देन 1 ईयर, तो आप किसी दूसरे मार्केट में जाओगे। अगर आपको पूंजी लंबे समय के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आप दूसरे मार्केट में जाओगे। इसी मार्केट को हम अलग अलग मार्केट में बताते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मेरी बात समझना, दोनों जगह वही होता है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पे वित्तीय लेन देन हो, तो मनी मार्केट में भी वित्तीय लेन देन होगा और कैपिटल मार्केट में भी वित्तीय लेन देन होगा, लेकिन दोनों में टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अगर 1 साल से कम समय है, जिसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, अगर शॉर्ट टर्म है मेरे दोस्त, तो उसे बोलेंगे मनी मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म है मेरे दोस्त, उसे बोलेंगे क्या, कैपिटल मार्केट। और आपने क्यों लोन लिया था, क्योंकि आपको बिजनेस करना था, आपने फंड रेज करना था, आपको आपको पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए आपने वित्तीय लेन देन किया। आपने धीरेन्द्र सर से कहा, धीरेन्द्र सर मुझे 1 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा हो गया यार, 1 करोड़ रुपया, आई एम सो सॉरी, मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक। ठीक है चलो, आपने मुझसे कहा धीरेन्द्र सर मुझे आप 10,000 रुपया दे दो। मैंने कहा क्या करोगे सर, छोटा सा बिजनेस करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो वही लेन देन, आपने बिजनेस करने के लिए पैसा मेरे से लिया, तो मैंने आपको दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे कुछ ब्याज पे देना, मतलब वापस करना, तो ब्याज पे वापस करना, इंटरेस्ट पे वापस करना। तो यही लेन देन वित्तीय लेन देन के अंतर्गत आएगा। अगर आपने कहा सर 1 साल के अंदर में आपका मैं अदा कर दूंगा, तो मनी मार्केट कहलाएगा। अगर आपने कहा सर 1 साल से अधिक समय के लिए मैं मुझे चाहिए, तो वही कैपिटल मार्केट कहलाएगा। बस सीधी सी बात है। इसी को हम लोग समझते हैं 2 पार्ट में, मनी मार्केट जिसे मुद्रा बाजार कहते हैं, कैपिटल मार्केट जिसे पूंजी बाजार कहते हैं। और हमको पूरा डिटेल में समझना है इसी सेशन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक को। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े। ठीक है चलो आगे ध्यान दो बाबू। द मनी मार्केट, अब आगे लिखा हुआ है मनी मार्केट के बारे में। अच्छा, द मनी मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का एक ऐसा घटक है, कंपोनेंट का मतलब घटक है, विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म फंड्स, जहां पे कम समय के लिए दोस्तों, जहां पे कम समय के लिए, कम समय के लिए मतलब कम समय के लिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है, फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन होता है। द मनी मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फंड्स, जो कम समय के लिए फंड प्रोवाइड करता है, उसे हम मनी मार्केट के नाम से जानते हैं, मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। द मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट में डील्स होता है कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स, जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और लेस देन, या 1 साल, या 1 साल से कम अवधि के लिए, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 365 दिन से कम समय को बोलते हैं लेस देन 1 ईयर। तो उस उतने समय के लिए लेन देन होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और, सर ये क्या किसी कोई ना कोई से रेगुलेट करता होगा? बिल्कुल, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। बिल्कुल अंजलि गर्ग जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तो आप एग्जाम के साथ साथ अपने लाइफ में भी आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। कैसे? देखो अक्सर आपने सुना होगा, आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग या बड़े लोग मोदी जी की गवर्नमेंट की बातें करते हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट फला है, मोदी सरकार जब से आया ये हो गया, वो हो गया। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो आप तर्क ही मतलब कोई वो नहीं, आप एक लॉजिकल बात रख सकते हो। हाँ, इकोनॉमी की स्थिति इस समय ऐसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये होना चाहिए, लिक्विडिटी ज्यादा है उसे कम करना चाहिए, कम है उसे ज्यादा करना चाहिए, महंगाई है। आप अपना सजेशन दे सकते हो, क्योंकि आपके पास इसका नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो आपका एक औहदा बढ़ जाता है। समाज में आपको लोग एक दूसरे नजर से देखते हैं, हाँ इस बंदे को जानकारी है, इस बंदे को नॉलेज है। इसलिए कहते हैं ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। मान लीजिए भले अगर 1-2 एग्जाम दिया नहीं निकला, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान की बदौलत, नॉलेज की बदौलत आप बहुत सारी चीजों को जीत सकते हैं। नॉलेज इज पावर, सुदीप चक्रवर्ती जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था का ऐसा घटक है
जो अल्पकालिक, बिल्कुल अल्पकालिक निधि, निधि मतलब फंड की बात कर रहा है, कम समय के लिए प्रदान करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋणों में आमतौर पर 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए होता है। मनी मार्केट एंड मुद्रा बाजार को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनके माध्यम से आरबीआई काम करता है। तो आप नोट कर लो, इंडिया में मनी मार्केट, प्रोमिसरी नोट एंड ट्रेजरी बिल, बिल्कुल अनुकृति श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्कुल अनुकृति श्रीवास्तव जी, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर, बिल्कुल। अब देखो, इसको आप बना लो, इस डायग्राम को आप बना लो, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। मनी मार्केट को एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और एक कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में जो है देखा जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सेम ऐसे बना हुआ है, आप इसको बना लो। ठीक है, मनी लेंडर्स, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब, देखो भारत में जैसे आप, मैंने कहा कि आपने मुझसे पैसा लिया, तो मैं कोई बैंक थोड़ी ना हूं, मैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट हूं। जैसे आपने सुना होगा लाला जी, लाला जी ने पैसा दिया किसी को ब्याज पे, ठाकुर साहब ने पैसा दिया है, जमींदार कोई है पैसा दिया है ना। इंडिजिनियस बैंकर्स, निधि, चिट फंड्स, ये सारे आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिसका कोई ऑर्गेनाइज ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, जो अपने मन से रूल बनाए, जो अपने मन से नियम बनाए। तो इसमें लोगों का शोषण होता था, इसमें लोगों का शोषण होता था। आपने कहा सर मुझे पैसा चाहिए, मैंने कहा कितना, आपने कहा 10,000, मैंने कहा ले जाओ बेटा, क्या करना है, बिजनेस करना है। आप ले गए, अब मैं उस पर ब्याज आपसे वसूल रहा हूं, पता चला आप देने आए, हल्का से लेट हुआ एक दिन, मैंने कहा आपका ब्याज बढ़ गया, इतना पैसा दो। मतलब एक व्यक्ति अगर लोन लेता था किसी किसी इंडिजीनियस बैंकर से, मतलब इंडिजीनियस का मतलब वही होता है जैसे लोकल लोकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं, साहूकार, महाजन, जमींदार, मनी लेंडर्स। तो आप किसी जमींदार के पास गया, मेरे पास, मैंने बोला मेरा एग्जांपल ले रहे हो आप, तो मैंने कहा अभी लोन तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। मतलब लोग शोषण इतना करते थे कि गरीब बंदा अगर लोन लेता था, सोचता था लो हम कुछ बिजनेस करें, पूरी जिंदगी उसकी लोन को अदा करने में बीत जाती थी, उसके बाद भी वो नहीं पूरा कर पाता था। उसकी अगली पीढ़ी आती थी, उससे भी लोन लोग लेते थे, कहते थे कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे फला ने, तुम्हारे आज दादा परदादा ने मुझसे हमारे से लोन लिया था और इतना पैसा है, तुम दो अब। मतलब ये शोषण होता था, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पार्ट थे। लेकिन वही बात जब चीजें सामने आई, निधि क्या है, निधि भी दोस्त क्या है, एक कंपनी की तरह काम करता है। इसीलिए जैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक्चुअली इसको तो ऐसे कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निधि को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक प्रकार से पैसा लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करते हैं, और ये कहता है कि हमसे पैसा लो, आप हमसे पैसा लो, इतने में पैसा लो। मतलब एक लोकल टाइप का लोग होते हैं ना, लोकल टाइप के लोग, एक्सप्लॉयनेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निधि भी एक कंपनी की बात यहाँ पे की जा रही है, जो है अनुकृति जी, निधि भी एक कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन आरबीआई उसे कंट्रोल नहीं करता है ना। आरबीआई उसे कंट्रोल नहीं, क्योंकि आरबीआई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कंट्रोल करता है। आरबीआई व्यवस्थित सेक्टर को, जो व्यवस्थित लोग हैं उनकी बात करता है, अव्यवस्थित था ये, इसीलिए सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ लोग मनमानी करते थे, मनमानी करते थे। चिटफंड तो आपने देखा होगा, हेरा फेरी मूवी, सुनील शेट्टी, अजय, अक्षय कुमार और परेश रावल वाला, उसमें कहानी देखा होगा कि पैसा वसूआती है ना, चिटफंड में पैसा लगवाने के नाम पर डबल हो जाएगा, और 21 दिन में पैसा डबल है। देखो सुधीर चक्रवर्ती जी को याद भी है, और बेवकूफ बना के क्या करती है, निकल लेती है, बाबूराव और जितने भी लोग होते हैं सब परेशान होते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये चीज है। तो फिलहाल ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बैंक हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, शेड्यूल बैंक हो गया, नॉन शेड्यूल बैंक भारत में अब नहीं है, इसको कट कर दो। नॉन शेड्यूल बैंक स्लाइड में नहीं है, मतलब भारत में कोई भी बैंक नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। ठीक है, इसको मैंने जब बनाया था तो था, लेकिन इसको मैं हटा दूंगा, इसको आप कट कर दीजिए, नहीं है। फॉरेन बैंक, इंडियन बैंक, सारे होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो लेन देन जो होगा वो किसी न किसी माध्यम से होगा।
वो किसी न किसी किससे होगा, माध्यम से होगा, किसी न किसी, हाँ बिल्कुल नोटेड सर, थैंक यू अंजलि जी। तो किसी न किसी टूल के माध्यम से होगा। अब उस टूल को हम क्या बोलते हैं, अच्छा उस टूल को, अच्छा जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरे यूट्यूब पे आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, मतलब मेरा क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं एक बार, हाँ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी क्लास देख लीजिएगा, स्टडी विद धीरेन सर, स्टडी विद धीरेन सर नाम है ना, वहां पे कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं। स्टडी विद धीरेन सर पे रीजनिंग वगैरह पढ़ाता भी हूँ, स्टडी विद धीरेन सर चैनल का नाम है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी कर सकते हैं, मेरा खुद का चैनल है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी अगर आप लोगों ने किया है, आशीष अग्रवाल जी, हर्षित सैनी जी, क्योंकि मैं अभी नहीं, लेकिन मैं उस पर भी लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जीए का हो, तो आप उस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है फायदा मिले, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इंडियन मनी मार्केट, अब इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सब्सक्राइब सर, थैंक यू सो मच सुदीप चक्रवर्ती जी, अगर आप जितने लोग हैं कर लेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, और अपने फ्रेंड्स जो भी पढ़ाई करते होंगे आपके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देंगे, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा मेरे लिए लाइव जर्नी। प्रशांत जी कैसे हो, बहुत बढ़िया, तुम्हें ठंडी लग रही कि नहीं आज, तो हमेशा कंबल ओढ़कर क्लास लेते हो, आज आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो तुम, कंबल ओढ़ के क्लास लेते हो, सर पहले ही कर लिया था। मोनिका वर्मा जी थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपका दुलार है, जिससे मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और यही मुझे चीज ना मोटिवेट करता है, मुझे पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाने के लिए मजबूर करता है, मुझे यही तो चीज है जो मैं अपना पूरा 100% देने के लिए तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, आप लोगों की एक्टिविटी, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों का पार्टिसिपेशन, मुझे यही तो चाहिए, और क्या चाहिए मुझे। जिस दिन आप सिलेक्शन लेके मुझे बता दोगे सर आई एम सिलेक्टेड, बहुत सारे बच्चे, उस दिन जो खुशी मिलती है यार, अपार खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है बच्चा, बहुत खुशी। चलिए इंडियन मनी मार्केट, अमन शर्मा, अभी डेट फिलहाल नहीं आएगा, कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम टले हैं, कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम टले हैं, तो इसलिए अभी डेट के बारे में तो मैं बहुत बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है एक एक हफ्ते के अंदर कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई नोटिफिकेशन एक हफ्ते के अंदर आ जाए, है ना। चलो ये इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से दोस्तों लेन देन किया जाता है, जिनके माध्यम से लेन देन किया जाता है, और साथ साथ मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, मतलब यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यही है वो बंदा जिसके बारे में हमें पढ़ना है, यही है वो जिसको हमें जानना है। कॉल मनी, नोटिस मनी, और आप एक बढ़ा लेना टर्म मनी मार्केट, ये होता है। ट्रेजरी बिल, अभी पीछे शायद अंजलि गर्ग जी ने किसी ने एक्सप्लेन किया था, ट्रेजरी बिल के बारे में बताया था, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जरिया होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनके माध्यम से लेन देन किया जाता है, जिनके माध्यम से मार्केट में से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सबके बारे में हमको पढ़ना है, इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, एकदम डिटेल में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, बोलो फटाफट, आगे बढ़े। चलो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसे पढ़ना है, मतलब बताया गया है कि मनी मार्केट के अंतर्गत इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम पहले बात करें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है कॉल मनी मार्केट, call money market, the call notice money market forms an important segment of the Indian economy या इंडियन मनी मार्केट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भारतीय मुद्रा बाजार में, मतलब कॉल मनी मार्केट का एक बहुत ही अहम रोल है, अहम किरदार है, किसमें, अहम किरदार है इसमें दोस्तों, भारतीय मुद्रा बाजार में, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा,
ध्यान से सुनिएगा एकदम। अगर कॉल मनी में, नोटिस मनी और टर्म मनी में, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों से क्वेश्चंस, तीनों में से एक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो, जब एक बैंक को, ध्यान समझना, जब किसी बैंक से पैसा लेना होता है, इन तीनों को हम एक नाम से और जानते हैं। पता है किस नाम जानते हैं? इन तीनों को आप इसके अंडर में रखना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इन तीनों को दोस्तों इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। किसी बैंक को अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, फाइनेंशियल जो नीड है, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जब किसी बैंक से लोन लिया जाता है, और एक रात्रि के लिए लोन लिया जाता है, ओवरनाइट के लिए लोन लिया जाता है, या एक दिन के लिए लोन लिया जाता है, या जो है 24 घंटे के लिए लोन दिया जाता है, तो उस कॉल मनी के अंतर्गत आता है कॉल मनी। जब कोई बैंक किसी बैंक से 2 से लेकर 14 दिन के लिए लोन लेता है तो नोटिस मनी कहलाता है। जब कोई बैंक किसी बैंक से 14 दिन से अधिक समय के लिए, लेकिन मैक्सिमम कितना बताओ फटाफट, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 300, बताओ फटाफट, क्योंकि मनी मार्केट में कितने दिन के लिए ट्रांजेक्शन होता है? 1 ईयर ना? बिल्कुल आशीष अग्रवाल जी, मैक्सिमम 365 डेज, मैक्सिमम 365 डेज या उससे उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो ये टर्म मनी होता है। तीनों समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड बोलते हैं। इन तीनों को हम एक नाम से जानते हैं। इन तीनों को हम जानते हैं दोस्तों इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं माय फ्रेंड? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, हाँ अंजलि गर्ग जी बिल्कुल। मतलब जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है, हम बैंक के पास जाते हैं, वैसे बैंक को आपस में जब एक बैंक से, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन बैंक से पैसा लिया, इंडियन बैंक से कहा भैया पैसा दे दो मुझे। तब अब यहाँ पे बात आएगी, इनको पैसों की आवश्यकता थी, अब ये पैसा फ्री में तो देंगे नहीं, ये पैसा ब्याज में देंगे, लेकिन बैंक टू बैंक हो रहा है ट्रांजेक्शन, बैंक टू बैंक हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, इसे देखो बैंक टू बैंक कहते हैं। अगर पीएनबी अपने ही किसी दूसरी शाखा से लेता तो उसे इंट्रा बैंक बोलते, उसे क्या बोलते? इंट्रा बैंक बोलते। देखो, जब कोई एक बैंक अपने ही किसी बैंक से पैसा लेता है, देता है, तो उसे इंट्रा बैंक बोलते हैं। लेकिन जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से पैसा लेता है, देता है, उसे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कहते हैं। 3 प्रकार के इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बताए गए हैं। कॉल मनी, कॉल मनी के अंतर्गत अगर कोई पूछे कितने दिन के लिए लोन लिया जाता है, आप कहेंगे सर कोई बैंक एक रात्रि के लिए, या एक दिन के लिए, या 24 घंटे के लिए अगर लोन लेता है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। और उस पर जिस रेट से ब्याज पंजाब नेशनल बैंक इंडियन बैंक से लेगा, तो इंडियन बैंक फ्री में नहीं देगा, इंडियन बैंक जो ब्याज लगाएगा उसे कॉल रेट कहते हैं, कॉल दर कहते हैं। सेम कोई बैंक 2 से लेकर 14 दिन के लिए अगर किसी से लोन लेता है, किसी बैंक से, तो नोटिस मनी के अंतर्गत आएगा। और 14 दिन से अधिक, लेकिन 1 ईयर से कम, लेकिन 1 ईयर से कम, चूंकि मनी मार्केट है, तो टर्म मनी के अंतर्गत आएगा। मतलब सर अगर कोई बैंक अपने ही अनदर ब्रांच से लोन लेगा तो उसे इंट्रा कहेंगे। बिल्कुल आशीष अग्रवाल जी, बिल्कुल 100% सही है आप। भाई इंट्रा मतलब अंदर होता है ना, इंटरनल होता है ना, तो भाई हमारा इंटरनल मामला है, हम अपने बैंक से ले रहे हैं, हम जिस पर भी ले, उस पर कोई प्रावधान नहीं है ब्याज का भैया, उस पर कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि वो आपस में उनका अंदर का मामला है। अगर आप अपने पापा से पैसा लोगे, मम्मी से लोगे, तो आप उनको ये नहीं कहोगे वापस कर दूंगा, हम ब्याज पे हमको दे दो, ब्याज पे हम आपको वापस कर देंगे, तो वो अंदर का मामला है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब ये रेट डिसाइड कहाँ होते हैं? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, या नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। सर ये जो कॉल मनी होता है, नोटिस मनी होता है, टर्म मनी होता है, जिस बैंक से लोन लिया जाता है वो बैंक ब्याज चार्ज करता है। सर ये ब्याज डिसाइड कौन करता है? उस पर ब्याज डिसाइड कौन करता है? फटाफट आंसर दो, उस पर ब्याज डिसाइड कौन करता है? कोई आंसर देगा मुझे? उस पर ब्याज डिसाइड कौन करता है?
देखो अब जैसे आज मैंने सुबह पढ़ाया था, आज मैंने सुबह एमसीएलआर पढ़ाया था। तो एमसीएलआर में मैंने बताया था कि जब कोई बैंक कस्टमर को लोन देता है, देखो एमसीएलआर कॉन्सेप्ट अलग है, एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट अलग है। ये जब कोई बैंक कस्टमर को लोन देता है, कस्टमर को, ठीक है ना, तो वहां पे वो एमसीएलआर टूल यूज करता है और बैंक इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है, खुद। लेकिन एमसीएलआर फॉर्मूला का यूज करके, ये मैंने आज बताया है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई बैंक बैंक को लोन देगा तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है मीबोर, मीबोर प्लेटफॉर्म, मीबोर फॉर इंडियन बैंकिंग। मीबोर, आप लोगों ने गलत आंसर दिया जितने लोगों ने दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं क्यों हूँ, इसीलिए हूँ, आप ध्यान। मीबोर फॉर इंडियन बैंक, मीबोर फॉर इंडियन बैंक, मतलब इंडियन बैंक मतलब वो नहीं, इंडियन बैंक मतलब भारतीय बैंकों के लिए। मीबोर का मतलब होता है, फुल फॉर्म देखो, इसका फुल फॉर्म बहुत आसान है। एम से मुंबई, एम से मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी। आई से इंटर, बी से बैंक, आर ओ से ऑफर, आर से रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। एक, जैसे आप शेयर मार्केट जानते हो, शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों ने सुना है, बोलो सुना है कि नहीं सुना है? शेयर मार्केट के बारे में सुना है? कमर्शियल कैपिटल मुंबई, बिल्कुल। फाइनेंशियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सुना है आप लोगों ने। तो शेयर मार्केट में देखा होगा आपने, प्राइस घटती बढ़ती रहती है ना, वैसे मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हर बैंकों का रेट लिखा होता है, हर बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। जो बैंक मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, जो बैंक जिस बैंक से चाहता है उस बैंक से ये मीबोर्ड देखकर लोन ले लेता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे अगर विदेशी बैंक से लोन लेना है, अगर भारत की किसी बैंक को विदेशी बैंक से लोन लेना है, विदेशी बैंक से, सिटी बैंक हो गया, मान लो सिटी बैंक से लोन लेना है, तो क्या मीबोर काम करेगा? क्या मीबोर देख कर लोन हम लेंगे, कोई बैंक लेगा? नहीं। तो वहां पे काम करेगा, वहां पे काम करेगा लीबोर, लीबोर। और लीबोर का मतलब होता है लंदन, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। बस इतना समझ लो आप, इतना आपके लिए काफी है। ज्यादा अगर घुसोगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं ज्यादा डीप में आपको ले जाऊंगा तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी। आपको पीएचडी नहीं करना है, मुझे आपको पीएचडी नहीं कराना है, मुझे आपको आपका एग्जाम निकलवाना है। इतना एनफ है आपके लिए, इतना एनफ है आपके लिए। तो जब कोई भारतीय बैंक विदेशी बैंक से ऋण लेता है कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी के अंतर्गत, तो वो लिबोर प्लेटफॉर्म को देख कर लेगा वहां पे कितना रेट चल रहा है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, मतलब इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के ऑफर रेट क्या कर रहा है, ऑफर क्या कर रहा है, रेट, लंदन बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट भारत के लिए। तो इतना समझ में आया? मेरे दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मेरे बंधुओं, आप लोगों को इतना समझ में आया? तो अगर इतना आया है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अरे कितने से क्लास था यार वैसे? 3:30 से 4:30 था ना? 3:30 से 4:30 था, अच्छा मुझे लगा यार 3 से था। चलो खैर। सर पेटीएम मनी में गोल्ड का क्या सिस्टम? अरे भैया पेटीएम मनी में मैंने गोल्ड लिया है, कौन पूछा है, किसी ने पूछा है? बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 रुपया फायदा केवल लिया था, फिर बेच दिया मैंने। किसका क्वेश्चन था ये? किसी का क्वेश्चन था यार, फिर से पूछो जरा। हर्षित जी का है, हर्षित जी। हर्षित जी, पेटीएम मनी में मैंने गोल्ड लिया था, लेकिन जानते हो गोल्ड लिया था उसके बाद, हाँ, 2 महीने वेट किया, घाटे में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 रुपया जब आया फायदा हो गया तो मैंने बेच दिया। तो 5 रुपया फायदा मिला केवल 2 महीने में। तो आप गोल्ड चाहो पेटीएम मनी से खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिक्योर है। लेकिन वहां कितना यूनिट आपको लेना है, मतलब कितना ग्राम आपको लेना है, चाहो तो वो गोल्ड आप अपने घर पे डिलीवर भी करा सकते हो, चाहो तो आप वर्चुअल फॉर्म में अपने उस पे पेटीएम मनी पे रख सकते हो। मैंने लिया था लेकिन मैंने बेच दिया। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, मुलाकात करता रहूंगा आप लोगों से। आप लोग मिलते रहिए हमसे ऐसे। बाय बाय, टेक केयर।
हाँ मेरे चैनल को यार शेयर भी करते रहो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दो मेरे चैनल, है ना। बिल्कुल आप लोग, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।